क्या तुम वाकई ये सब खत्म करने जा रहे हो फजीलत? एक बार ये कदम उठा लिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। सामने बैठे आदमी ने संजीदा लहजे में कहा, जैसे वो मुझे आखिरी बार सोचने का मौका दे रहा हो। मैंने नजरें झुकाकर गहरा सांस लिया और कांपते हुए हाथ मेज के नीचे छुपा लिए। सामने रखे कागजात हल्की हवा से लरज रहे थे और मैं जानती थी कि ये सिर्फ चंद दस्तखत नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला फैसला है। ऐसा फैसला जो रिश्तों के दरमियान नफरत की एक न टूटने वाली दीवार खड़ी कर सकता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, खौफ मेरे वजूद में सरायत कर चुका था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे मैं किसी अंजाम नहीं बल्कि एक नए आगाज की दहलीज पर खड़ी हूँ। मैंने हिम्मत जमा की और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। इसने खामोशी से फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। कलम जैसे ही कागज से लगा तो कमरे में मुकम्मल सुकूत छा गया। मैंने आंखें बंद की और एक ही लम्हे में दस्तखत कर दिए। स्याही फैलती गई और इसके साथ ही मेरी तकदीर का नया बाब खुल गया। मेरा नाम फजीलत है और मेरी जिंदगी ये काम कहानी नहीं बल्कि मुसलसल दुखों की ये कैसी जंजीर है जो बचपन से मेरे साथ जुड़ी रही। मैंने आंख खोली तो माँ का साया सर पर ना था। लोग कहते हैं बेटियां माँ की झलक होती हैं, मगर मेरे पास इसी झलक की कोई याद भी नहीं थी। घर में सब साथ रहते थे मगर दिल एक दूसरे से जुदा थे। अब्बू ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वही मेरी पूरी दुनिया थे, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए शुरू से ही सख्ती थी, जैसे मेरी मौजूदगी इन्हें नागवार हो, और वक्त के साथ ये सख्ती नफरत में बदलती गई। फिर एक दिन वो भी आया जब मेरी दुनिया मुकम्मल तौर पर टूट गई। अब्बू मुझे सीने से लगाकर सोए और फिर कभी ना जागे। मैं इनसे लिपट कर रोती रही, मगर वो हमेशा के लिए जा चुके थे। इनके बाद दादी मेरी आखिरी उम्मीद बन गई। वो मुझे अपने पास रखती, मेरे आंसू साफ करती और हर दुख से बचाने की कोशिश करती, मगर बुढ़ापा इनकी कमजोरी था और किस्मत यहाँ भी मुझ पर मेहरबान न हुई। 8 साल की उम्र में वो भी मुझे छोड़ गई। इनके जाने के बाद जैसे मेरी जिंदगी की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। अब इस घर में मेरा कोई ना था सिवाय इन दीवारों के जो सब कुछ देखती थी मगर कुछ कहती नहीं थी। दादी के बाद सौतेली माँ का रवैया मजीद सख्त हो गया। मैं एक बच्ची नहीं बल्कि एक बोझ बन चुकी थी। सुबह मेरी आंख इनकी चीखों से खुलती और रात थकन से बंद होती। उठ गई हो या अब भी मर्दों की तरह पड़ी रहोगी? इनकी आवाज मेरे अंदर तक उतरती और मैं खामोशी से एक और कठिन दिन जीने के लिए उठ जाती। मुझे तब अंदाजा नहीं था कि यही तकलीफें, यही तन्हाई एक दिन मुझे इस मकाम तक ले आएंगी जहां मैं अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला करूंगी। सर्दी अपनी इंतहा पर थी, ठंडी हवा जैसे हड्डियों में उतर रही हो और दांत बेख्तियार बजने लगे थे। कमरे में घुप अंधेरा था क्योंकि बिजली गायब थी। हर तरफ सन्नाटा और खौफ का एहसास फैला हुआ था। मैंने कपकपाती आवाज में पुकारा, चची जान, आप जाग गई हैं? अभी मेरा जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि दरवाज़ा जोर से खुला और वो गुस्से से दरवाजे पर आ खड़ी हुई। इनके हाथ में छड़ी थी और लहजा हमेशा की तरह जहर में डूबा हुआ। जल्दी उठो, चाय बनाओ, फिर कपड़े भी धोने हैं। आज मेहमान आने वाले हैं और घर की हालत देखो, जैसे कचरा खाना हो। तुम्हारे दादी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, बस नखरे ही नखरे। इनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे, मगर आंसू हलक में ही अटक गए। मैं फौरन बिस्तर से उठी, नंगे पांव जैसे ही फर्श पर कदम रखा तो लगा बर्फ पर खड़ी हूँ। मेरे पास ना कोई गर्म कपड़ा था, ना जूते। एक पुरानी सी खमीज और टूटी चप्पल पहनकर मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। चूल्हा जलाया तो थोड़ी सी हरारत ने जिस्म को संभाल दिया। जल्दी जल्दी चाय बनाई और कप में डालकर एहतियात से चच्ची के सामने रख दी। उन्होंने एक घूंट लिया और गुस्से से कप मेज पर दे मारा। ये चाय है या पानी? इसमें चीनी कहाँ है? क्या तुम्हारा बाप भेजेगा चीनी के पैसे? मेरा दिल धक सा रह गया, हाथ कांपने लगे। मैंने धीमी आवाज में कहा, माफ कर दे चची जान, चीनी खत्म हो गई थी। वो मजीद भड़क उठी, तो मुझे बताया क्यों नहीं? जाओ अभी दुकान से लेकर आओ, और अगर देर हुई तो देख लेना। मैं सर झुकाए फौरन बाहर निकल आई।
बाहर धुंध छाई हुई थी। ठंडी हवा जिस्म को चीरती हुई गुजर रही थी। मैं दौड़ती हुई दुकान तक गई, चीनी ली और वापस लौटी तो हाथ सर्दी से नीले पड़ चुके थे। घर पहुंची तो चच्ची हीटर के सामने आराम से बैठी थी। इनके बच्चे गर्म कंबल में बैठे कार्टून देख रहे थे। किसी ने यह भी ना कहा कि आकर जरा आग ताप लो, चलो नाश्ता तैयार करो, तुम्हारे चिच्चा अभी उठने वाले हैं। चची ने हुक्म दिया। मैंने खामोशी से आटा गूंदा और पराठे बनाने लगी। इनकी खुशबू ने मेरे अंदर भूख को और तेज कर दिया, क्योंकि पिछली रात से मेरे पेट में कुछ नहीं गया था। दिल में एक उम्मीद थी कि शायद आज मुझे भी एक रोटी मिल जाए। जब नाश्ता मेज पर लगा तो चिच्चा जान भी बाहर आ गए, गर्म कपड़ों में मलबूस, जैसे इन्हें इस सर्दी का एहसास ही ना हो। मैंने आहिस्ता से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चिच्चा जान। उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया और नजरें हटा ली, जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूं। मैं एक कोने में खड़ी रही, इस इंतजार में कि शायद वो मुझे भी कुछ दे दे, मगर वो चच्ची से बातों में मसरूफ रहे। जब सब खा चुके तो चच्ची ने प्लेट से बचे हुए सूखे टुकड़े मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये खा लो और फिर बर्तन धो देना, साथ ही कपड़े भी साफ करने हैं। मैंने खामोशी से वो टुकड़े ले लिए। यही मेरी हैसियत थी इस घर में, एक बच्ची नहीं बल्कि एक जरूरत, जिसे सिर्फ काम के लिए रखा गया था। मैंने जल्दी जल्दी वो सूखे टुकड़े बची हुई ठंडी चाय में डुबोकर खाए और बगैर कुछ कहे बर्तन मांजने लगी, जैसे मेरी जिंदगी का यही मामूल बन चुका हो। ठंडे पानी में बर्तन धोते हुए मेरी उंगलियां सुन पड़ चुकी थी, जैसे इनमें जान ही बाकी न रही हो। साबुन जमा हुआ था और बर्तनों की चिकनाई किसी तरह भी साफ नहीं हो रही थी। जरा ध्यान से, अगर एक प्लेट भी टूट गई तो अंजाम याद रखना। चच्ची की कड़कदार आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने हिम्मत करके अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर रुकने की इजाजत कहाँ थी। दिल में हल्की सी उम्मीद लिए मैंने आहिस्ता से कहा, चच्ची जान, पानी बहुत ठंडा है, क्या थोड़ा सा गर्म पानी मिल सकता है? वो तंजिया हंसी हंसी और तेज लहजे में बोली, क्यों, तुम्हारा बाप गैस का बिल देगा? चुपचाप काम करो, वरना यही ठंडा पानी तुम पर उंडेल दूंगी। इनके अल्फाज ने मेरी आखिरी उम्मीद भी बुझा दी और मैं खामोशी से दोबारा बर्तनों में लग गई। दोपहर तक मैं मुसलसल काम करती रही। कपड़े धोते धोते मेरे अपने कपड़े भीग गए थे और जिस्म सर्दी से अकड़ चुका था, मगर किसी को मुझ पर तरस न आया। चच्ची अपनी बेटियों के साथ हीटर के सामने बैठी हंसी मजाक में मसरूफ थी। इनकी खुशी की आवाजें मेरे जख्मों को और गहरा कर रही थी। शाम ढलने लगी तो मैं सहन में बैठी सब्जी काट रही थी। हाथ नीले पड़ चुके थे और जिस्म कांप रहा था। दिल चाहा कि जाकर कहूं, चच्ची जान, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, कोई गर्म कपड़ा दे दे, मगर जबान साथ ना दे सकी। खौफ ने मुझे जकड़ रखा था। रात तक यही हाल रहा। ना मुझे कमरे में जाने दिया गया और ना ही कोई गर्म चीज ओढ़ने को मिली। मैं सारी रात सर्दी में काम करती रही, जैसे मेरी थकन या तकलीफ की कोई अहमियत ही ना हो। जब खाना तैयार हुआ तो सबने सुकून से खाया और मेरे हिस्से में दाल का बचा हुआ पानी और एक सूखी रोटी आई, जिसे मैंने खामोशी से खा लिया। ये मेरी रोज की किस्मत थी। सोने की वक्त आया तो चच्ची ने एक पुरानी फटी हुई रजाई मेरी तरफ फेंक दी। ये ले लो और बाहर जाकर सो जाओ। मैंने हिम्मत करके कहा, चच्ची जान, बाहर बहुत ओस है, मैं बीमार हो जाऊंगी। मेरी आवाज भर आई थी, आंखों में आंसू तेज रहे थे। वो झुंझलाकर बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों को बाहर सुलाऊं? फजूल बातें बंद करो और जाकर सो जाओ। और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। बाहर घुप अंधेरा था और सर्दी जैसे जान लेने पर तुली हुई थी। आसमान पर चमकते सितारे मुझे माँ की आंखों जैसे लग रहे थे, जैसे वो कहीं दूर से मुझे देख रही हो। मैं सहन के ये कोने में सुकड़ कर लेट गई। ठंडी हवा के झोंके जिस्म को चीरते जा रहे थे। मैंने अपनी घुटनों में सर छुपा लिया। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। दादी बहुत याद आ रही थी। अगर वो होती तो मुझे अपने सीने से लगा लेती। इनकी गर्म आगोश हर सर्दी को खत्म कर देती थी। अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया, दादी का कमरा, वो कमरा जो इनके जाने के बाद से बंद पड़ा था, जहां इनका पुराना संदूक रखा था। शायद वहां कोई गर्म कपड़ा मिल जाए। यह ख्याल गलत था, चोरी जैसा, मगर मजबूरी ने मुझे सोचने का मौका न दिया। मैं आहिस्ता से उठी, दबे पांव चलती हुई बरामदे का दरवाजा खोला और दादी को कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा जंग आलूद था। खोलते ही हल्की सी चरचराहट हुई तो मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैं वहीं रुक गई, सांस थाम ली।
अगर चच्ची जाग गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर जब कोई आवाज ना आई तो मैं हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गई। कमरे में एक अजीब सी बासी खुशबू थी, जैसे यादें भी वक्त के साथ बंद हो गई हों। मेरी आंखों में आंसू भर आए। यही वो जगह थी जहां दादी मुझे कहानियां सुनाती थी, जहां मैं खुद को महफूज महसूस करती थी। कमरे के कोने में वही पुराना संदूक रखा था, जिस पर गिद्ध की मोटी तह जमी हुई थी। मैंने कपड़े के दामन से इसे साफ किया। मेरे हाथ सर्दी और खौफ दोनों से कांप रहे थे। आहिस्ता से ढक्कन उठाया तो हल्की सी आवाज आई। मैंने फौरन हाथ रखकर इसे रोक लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर मैंने अंदर हाथ डाला। पुराने कपड़े, कुछ किताबें, और फिर अचानक मेरी उंगलियों को कोई नरम सी चीज महसूस हुई। आखिरकार मैंने हिम्मत करके इसे बाहर निकाला और चांद की मध्यम रोशनी में गौर से देखा तो वो दादी जान का पुराना मैरून रंग का स्वेटर था। वक्त के साथ वो बोसीदा और जगह जगह से घुसा हुआ हो चुका था, मगर इस लम्हे वो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। दादी को इस दुनिया से गए बरसों बीत चुके थे और इनके जाने के बाद मुझे कभी इनकी किसी चीज को छूने तक की इजाजत नहीं मिली थी। जैसे ही मैंने इसे अपने सीने से लगाया, इसमें बसी हल्की सी मानूस खुशबू ने मुझे यूं घेर लिया जैसे दादी ने खुद मुझे अपनी आगोश में ले लिया हो। मैंने जल्दी से वो स्वेटर पहन लिया। वो मेरे जिस्म पर ढीला और बड़ा था, मगर इसकी गर्माइश ने मेरे मुंजमद वजूद में जैसे नई जान डाल दी। मैं वही संदूक के साथ टेक लगाकर बैठ गई। आंखें बोझल हो गई और ना जाने कब नींद ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। ख्वाब में मैंने खुद को एक वसी और रोशन घर की मालकिन के तौर पर देखा, जहां वही लोग जो आज मुझे हकीर समझते थे मेरे सामने झुके खड़े थे। एक हसीन मगर नामुमकिन ख्वाब। अचानक एक जोरदार ठोकर ने मेरी आंख खोल दी। यहाँ छुपकर सो रही है। मैं पूरा घर ढूंढ रही थी। चच्ची की कड़कदार आवाज ने मेरे हवस बिखेर दिए। मैं घबराकर उठ बैठी। अभी कुछ कहने ही वाली थी कि इनकी नजर मेरे पहने हुए स्वेटर पर जा ठहरी। इनके चेहरे पर गुस्सा और तस्हीक एक साथ उभर आए। ये क्या पहना हुआ है? चोरी पर उतर आई हो अब? उन्होंने मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़कर मुझे झटके से खींचा। मैं दर्द से चीख उठी। नहीं चची जान, ये दादी का है। मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। मैं रोते हुए सफाई देने लगी, मगर इनके चेहरे पर जरा सी भी नरमी नहीं आई थी। उन्होंने झिंझोड़ कर कहा, फौरन उतारो इसे। ये फजूल चीजें उठाकर पहनने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और इस कमरे में आने की जरूरत किसने दी? इसके अल्फाज मेरे दिल को चीर रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती स्वेटर खींचना शुरू कर दिया। मैंने पूरी ताकत से इसे थाम लिया। खुदा के लिए मुझे पहनने दे, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मगर इनके दिल में रहम का नामो निशान न था। एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने बेदर्दी से स्वेटर मेरे जिस्म से उतार लिया और हकारत से कहा, खुद को रानी समझने लगी हो ये कचरा पहनकर? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए कोई विरासत छोड़ गई है? इनके ये अल्फाज मेरे वजूद में कहीं गहराई तक उतर गए, जैसे उन्होंने सिर्फ स्वेटर ही नहीं बल्कि मेरी आखिरी उम्मीद भी मुझसे छीन ली हो। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? दफा हो जा और अपना काम कर। इसकी तेज आवाज ने मुझे चौंका दिया, मगर मैं हिम्मत करके इसके पीछे दौड़ पड़ी। मैंने देखा कि वो सीधा कूड़ेदान की तरफ जा रही थी। मेरा दिल धक सा रह गया। नहीं चची जान, खुदा के लिए इसे मत फेंकें, ये दादी की निशानी है। मैं रोती हुई इल्तिजा करती रही, मगर इसने मेरी एक न सुनी। इसने वो गरम पुराना स्वेटर घर के कंधे, कचरे और राख के ढेर में बेदर्दी से फेंक दिया और हकारत से बोली, यही इसकी औकात है और तुम्हारी भी। अगर दोबारा इसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। मेरे लिए वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो मेरी दादी की आखिरी याद थी। वही एक चीज जो मुझे इस सर्दी से सहारा दे सकती थी। मैं वही सहन में खड़ी रह गई। नजरें इसी कूड़ेदान पर जमी थी जहां वो स्वेटर गंदगी में डूबा पड़ा था। इस पर चाय की पत्तियों और अंडों की छिलके पड़े थे और मेरा दिल जैसे हर लम्हा टूट रहा था। पूरा दिन मैं रोते रोते काम करती रही। बुखार से सर भारी हो रहा था, मगर किसी को मेरी हालत की परवाह न थी। जब भी सहन से गुजरती मेरी नजर इसी स्वेटर पर जा ठहरती। दिल चाहता फौरन जाकर इसे उठा लो, मगर चच्ची का खौफ मेरे कदमों को बांध देता। शाम ढल गई, सूरज गुरूब हुआ और सर्दी ने एक बार फिर अपने पंजे गाड़ दिए। चिचा जान हमेशा की तरह आए और अपने कमरे में चले गए। घर में सबने खाना खाया, मगर मुझे भूख का एहसास भी न था।
बस जिस्म में एक अजीब सी थकन और दर्द था। रात के 10 बजे बत्तियां बुझ गई और सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अपने बिस्तर पर लेटी आसमान को तकती रही। सर्दी फिर से मेरे जिस्म में उतर रही थी, मगर आज सर्दी से ज्यादा तकलीफ इस बेबसी की थी जो मेरे अंदर घर कर चुकी थी। इसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया, मैं वो स्वेटर वापस लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दादी की निशानी है, मेरा हक है। मैं खामोशी से इंतजार करती रही, यहाँ तक कि चच्ची के खराटों की आवाज सुनाई देने लगी। घर में मुकम्मल खामोशी में डूब गया। मैं आहिस्ता से उठी, नंगे पांव सहन की ठंडी जमीन पर रखते ही जिस्म कांप उठा, मगर मैं रुकी नहीं। दबे कदमों कूड़ेदान के करीब पहुंची, अंधेरे में हाथ बढ़ाकर टटोलने लगी। मुझे अंदाजा लगाना था कि वो स्वेटर कहाँ दबा हुआ है। मेरे हाथ आगे बढ़े और मैंने कांपते हुए कूड़े के ढेर को टटोलना शुरू किया। उंगलियां किसी गीली और चिपचिपी चीज से टकराई तो दिल में एक लम्हे को कराहत उभरी, मगर मैं रुकी नहीं। मजबूरी ने हर एहसास को दबा दिया था। कुछ ही देर में मेरी उंगलियों को ओन का वो मानूस लम्स महसूस हुआ। मैंने जल्दी से इसे खींचकर बाहर निकाला। स्वेटर राख, गंदगी और बदबू से भरा हुआ था, मगर मेरे लिए वो अब भी वैसा ही कीमती था। मैंने इसे झाड़ा और सीने से लगा लिया, जैसे कोई खोई हुई अमानत वापस मिल गई हो। दबे कदमों में इसे लेकर एक कोने की तरफ बढ़ गई ताकि चुपके से पहन सकूं और सुबह होने से पहले वापस अपनी जगह आ जाऊं। जैसे ही मैंने स्वेटर अपने जिस्म पर डाला, एक मध्यम सी गर्मी ने मुझे घेर लिया, मगर दिल में अजीब सा खौफ भी जाग रहा था, जैसे कोई अनजान हकीकत मेरे करीब हो। मैंने अपने कांपते हाथ स्वेटर की जेबों में डाल ले ताकि कुछ हरारत मिल सके, मगर जेब के अंदर कुछ और ही महसूस हुआ, कोई सख्त सी चीज, जैसे तह किया हुआ कागज। मैं चौंक गई, आहिस्ता से इसे बाहर निकाला। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई न दिया तो मैं दरवाजे की झुर्री से आने वाली मध्यम रोशनी के पास गई और कागज खोला। वो पुराने जर्द पड़े हुए कागजात थे, जैसे बरसों से कहीं छुपे पड़े हों। मैंने आंखें सुकेड़कर पढ़ना शुरू किया और जूं जूं अल्फाज वाज़ा होते गए, मेरे कदमों तले से जमीन सरकने लगी। सांस गले में अटक गई, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। ये कोई आम कागज नहीं था, ये जायदाद के कागज थे, घरों और दुकान के। मगर हैरत की बात यह थी कि इन सब पर मेरा नाम दर्ज था, सफीखा दिल ज़ैब अहमद। मैंने बेयकीनी से अपना नाम दोहराया, दिमाग जैसे सुन्न हो गया। यह कैसे मुमकिन है? वो सब कुछ जिसे मैं हमेशा चच्ची की मलकियत समझती रही, इस पर मेरा नाम क्यों था? मैंने कपकपाते हाथों से अगला सफ़ा पलटा। वो एक वसीयतनामा था, दादी जान की तहरीर, थोड़ी टेढ़ी मगर पहचानी हुई। मेरे हाथ लरजने लगे, आंखों में आंसू भर आए। मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, जैसे हर लफ्ज मेरे वजूद में उतर रहा हो। मेरी प्यारी पोती सफीका, मैं जानती हूँ कि मेरे बाद इस घर में तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। अल्फाज धुंधलाने लगे, आंसू कागज पर गिरने लगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई सदियों पुराना राज आज मेरे सामने खुल गया हो। यह सिर्फ एक स्वेटर नहीं था, यह मेरी किस्मत की कुंजी थी, जो बरसों से इसी पुरानी जेब में छुपी हुई थी, और आज किस्मत ने खुद इसे मेरे हाथों में दे दिया था। मैं जानती हूँ कि मेरे बाद इस घर में तुम्हारा जीना मुश्किल बना दिया जाएगा, और वो कभी तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देंगे। ये घर, ये दुकानें, सब तुम्हारे बाप अहमद की मेहनत का नतीजा है, और मैंने अपनी जिंदगी में ही ये सब कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम कर दिया है। ये कागजात तुम्हारी हिफाजत हैं। मैंने कांपते हाथों से वो अल्फाज पढ़कर कागजात को सीने से लगा लिया। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत जाग उठी, जैसे बरसों से दबी हुई हिम्मत अचानक जिंदगी हो गई हो। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में पहली बार उम्मीद की यह किरण रोशन हुई। या अल्लाह, दादी जान ने मेरे लिए यह सब संभाल कर रखा था। मैंने आसमान की तरफ देखा, दिल में खौफ और यकीन दोनों एक साथ मौजूद थे। अचानक घर के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अगर चच्ची ने मुझे यहाँ देख लिया, अगर ये कागजात इनके हाथ लग गए, तो वो सब कुछ खत्म कर देंगी, शायद मुझे भी। मैंने फौरन खुद को संभाला, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने दिल ही दिल में अहद किया। दिमाग में तेजी से ख्यालात गर्दिश करने लगे। मैं जानती थी कि ये कागजात मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा है। अगर मैंने जरा भी देर की तो सब कुछ छिन जाएगा। मुझे अभी निकलना होगा इसी वक्त, मैंने खुद से कहा। मैंने जल्दी से कागजात दोबारा स्वेटर के अंदरूनी जेब में छुपा लिए और मजबूती से बंद कर दिया।
और मजबूती से बंद कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पैसे, ना जूते, ना कोई सामान, बस दादी का वो स्वेटर और इसमें छुपी मेरी तकदीर। मैं दबे कदमों दरवाजे के तरफ बढ़ी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन मेरे पाँव के नीचे से खिसक रही हो। एक लम्हे के लिए मैंने पलटकर इस घर को देखा, वही घर जहां मैंने अजियत के साल गुजारे थे। अलविदा, अब मैं वापस आऊंगी, मगर वैसी नहीं जैसी आज हूँ, मैंने दिल में कहा। मैंने आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोली। हल्की सी चरचराहट रात के सन्नाटे में बहुत तेज महसूस हुई। मैं चंद लम्हे वही सांस रोके खड़ी रही। फिर जब अंदर से कोई आवाज ना आई तो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर की दुनिया सुनसान और खौफनाक थी। घनी धुंध ने हर चीज को छुपा रखा था। ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी। या अल्लाह, मेरी मदद करना, मैं नहीं जानती कहाँ जा रही हूँ। मैंने दिल ही दिल में दुआ की और नंगे पांव सड़क पर चलना शुरू कर दिया। रास्ता अंधेरा था और हर साया मुझे डराने लगता था। मैं तेजी से चल रही थी। हर गुजरती गाड़ी की रोशनी मुझे चौंका देती और मैं फौरन किसी दरख्त या दीवार के पीछे छुप जाती। अचानक एक मोटरसाइकिल मेरे करीब आकर रुकी। ओ लड़की, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? इसकी आवाज में अजीब सी बदतमीजी थी। मैंने कोई जवाब न दिया। दिल खौफ से सिकुड़ गया। मैंने कदम और तेज कर लिए और अपना चेहरा स्वेटर के कॉलर में छुपा लिया। अरे रुको तो, मदद चाहिए क्या? वो हंसा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ चलने लगा। दूर रहो मुझसे, मैंने हिम्मत करके कहा। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर इसमें डर के साथ साथ एक अज़म भी था। मैं पुलिस को बुला लूंगी। मेरी बात सुनकर वो शायद घबरा गया या इसे कोई और गाड़ी आती नजर आई। वो एक गाली देता हुआ तेजी से वहां से निकल गया। मैं वही चंद लम्हे खड़ी रही। दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था, मगर अब मैं रुकने वाली नहीं थी। ये रात जितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, मुझे यकीन था कि इसके बाद एक नई सुबह मेरा इंतजार कर रही है। वो हाँप रही थी। नंगे पाँव में कांटे और कंकर चुभ रहे थे, मगर रुकना इसके लिए मुमकिन नहीं था। रात के अंधेरे में वो यूं ही भटकती रही। आखिरकार एक सुनसान फुटपाथ पर बैठकर इसने रात गुजारने का फैसला किया। इर्द गिर्द से गुजरते लोगों की मैली नजरों से बचते हुए भी इसने हिम्मत न हारी। एक बंद दुकान के थड़े पर सुकड़ कर बैठ गई। अपने घुटनों को सीने से लगा लिया और स्वेटर के अंदर छुपे कागजात को मजबूती से थाम लिया, जैसे वही इसकी जिंदगी का आखिरी सहारा हो। यही मेरी पहचान है, यही मेरा हक है, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसने खुद को तसल्ली दी। पूरी रात इसने जागते हुए गुजारी। हर आहट पर चौंक जाती। दिल जोर जोर से धड़कता। कहीं आवारा कुत्तों की भूखने की आवाज आती तो कहीं दूर से चौकीदार की सीटी सुनाई देती। ये रात इसकी जिंदगी की सबसे तवील और खौफनाक रात थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार फजर की अजान की आवाज फिजा में गूंजी तो इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अंधेरे के बाद इसे नई जिंदगी अता कर दी हो। रोशनी की पहली किरण के साथ शहर आहिस्ता आहिस्ता जागने लगा। वो थोड़े से उठी। इसका जिस्म अकड़ चुका था और भूख से पेट में मरोड़ उठ रहे थे, मगर इसके पास खाने को कुछ भी ना था। मुझे किसी वकील तक पहुंचना होगा, इसने खुद से कहा, मगर फौरन ही दिल में सवाल उभरा, कैसे? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं। चलते चलते वो एक छोटे से चाय के होटल के पास जा पहुंची। वहां एक बुजुर्ग शख्स खामोशी से अखबार पढ़ रहे थे। इसने हिम्मत जमा की और आहिस्ता से बोली, बाबा जी। इसकी आवाज कमजोर और थकी हुई थी। बुजुर्ग ने ऐनक के ऊपर से इसे देखा। इसके हालत पर नजर पड़ते ही इनकी आंखों में हमदर्दी झलकने लगी। जी बेटी, खैरियत तो है? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बामुश्किल अल्फाज अदा किए, मुझे कचहरी जाना है, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? उन्होंने मुझे हैरत से देखा, फिर हाथ के इशारे से रास्ता समझाया। ये सड़क सीधी जाएगी, आगे जाकर दाएं मुड़ जाना, कचहरी आ जाएगी। मगर बेटी तुम अकेली? मैंने इनकी बात काट दी। शुक्रिया बाबा जी, और तेजी से आगे बढ़ गई। मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं देना था, मुझे सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना था। कचहरी पहुंचकर मैं एक लम्हे के लिए रुक गई। वहां लोगों का हुजूम था। सियाह कोट पहने वकील इधर उधर मसरूफ फिर रहे थे। हर तरफ शोर, आवाजें और जल्दी का आलम था। मैं खुद को एक अजनबी दुनिया में खड़ी महसूस कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करूं। इसी बेयकीनी में मेरी नजर एक तख्ती पर पड़ी, जिस पर लिखा था एडवोकेट हारून अहमद। ये नाम पढ़कर ना जाने क्यों दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी।
और मैं इसी कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा के बाहर एक मुंशी बैठा था। इसने मुझे रोककर सख्त लहजे में पूछा, किससे मिलना है? मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे वकील साहब से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। वो तंजिया नजरों से मुझे देखने लगा। फीस लाई हो? साहब बगैर फीस के बात नहीं करते। इसकी नजर मेरे पुराने स्वेटर और मैले कपड़ों पर ठहर गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरे पास पैसे नहीं, मगर मेरे पास ऐसी चीज है जो फीस से कहीं ज्यादा कीमती है। खुदा के लिए एक बार मिलने दे। मेरी बेबसी शायद इसके दिल को छू गई। इसने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, अच्छा जाओ, मगर सिर्फ 5 मिनट। साहब बहुत मसरूफ रहते हैं। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। एक उम्र रसीदा शख्स बड़ी मेज के पीछे बैठे फाइलों में गुम थे। चेहरे पर संजीदगी और वक़ार था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा। चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोले, वालेकुम अस्सलाम। जी बेटी, क्या मसला है? इनकी आवाज़ मेरे अंदाजे के बराकस नरमी थी। मैं आहिस्ता से आगे बढ़ी, बैठने के बजाय खड़ी रही और कांपते हाथों से स्वेटर की जेब से वो कागजात निकालकर इनके सामने रख दिए। उन्होंने ऐनक दुरुस्त की और कागजात को गौर से देखते हुए पूछा, ये क्या है? मेरी आवाज़ भर आ गई। ये मेरी तकदीर है सर। मेरा नाम फजीलत है। मेरे माँ बाप नहीं, मैं अपने चिच्चा और चच्ची के रहमो करम पर थी। वो मुझ पर जुल्म करते थे और कल रात मुझे ये कागजात मिले। मेरी बात सुनते हुए उन्होंने कागजात पढ़ना शुरू किए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, इनके चेहरे के तासरात बदलते गए। कभी हैरत से मुझे देखते, कभी दोबारा कागजात पर नजरें जमा लेते, फिर धीरे से बोले, ये तो वसीयतनामा है और जायदाद की असल कागजात भी, और सब कुछ कानूनी तौर पर रजिस्टर है। मैंने हल्के से सर हिलाया। जी सर। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे अब मेरी किस्मत का फैसला होने वाला हो। मैंने जल्दी से कहा, यह सब कुछ दादी ने मेरे नाम किया था। अगर चच्ची को इसका इल्म हो जाता तो वो मुझे इसी वक्त घर से निकाल देती, इसलिए मैं रात के अंधेरे में भागकर यहाँ आई हूँ। वकील साहब कुर्सी से टेक लगाकर कुछ लम्हे मुझे गौर से देखते रहे, फिर संजीदगी से बोले, बेटी, तुम जानती हो यह लड़ाई आसान नहीं होगी। तुम्हारे मुखालिफ तुम्हारे अपने ही होंगे। वो अदालत में तुम्हारे किरदार पर सवाल उठाएंगे, तुम्हें झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने इनकी बात गौर से सुनी, फिर मजबूत लहजे में कहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी सर, मगर अपना हक नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने गहरा सांस लिया और हकीकत पसंदी से कहा, मगर मुकदमा लड़ने के लिए फीस भी होती है। यही वो लम्हा था जहां मुझे अपनी तकदीर का फैसला करना था। मैंने हिम्मत जमा की, सर, मेरे पास देने को कुछ नहीं। मैं सड़क पर हूँ, खाली हाथ हूँ, मगर मैं वादा करती हूँ, जब मुझे मेरा हक मिल जाएगा तो मैं आपकी फीस अदा कर दूंगी। आप जो कहेंगे मैं दूंगी। बस खुदा के लिए मेरा केस लड़े। मेरी आंखों में आंसू और दिल में सच्ची तड़प थी। वकील साहब ने चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर हल्का सा मुस्कुराए। ठीक है फजीलत बेटी, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। पैसों की फिक्र मत करो, हक के लिए लड़ना मेरा भी फर्ज है। ये सुनकर जैसे मेरे खंदों से सदियों का बोझ उतर गया। मैं वही खड़ी खड़ी रो पड़ी। ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। वकील साहब उठे, मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, आज से तुम अकेली नहीं हो, कानून तुम्हारे साथ है। अब हमें फौरन अदालत से स्टे ऑर्डर लेना होगा ताकि तुम्हारे चिच्चा ये जायदाद बेच न सके। उन्होंने फौरन अपनी मंशी को आवाज दी, जल्दी कागजात तैयार करो, हम अभी अदालत जा रहे हैं। इस लम्हे मेरे जहन में चच्ची का चेहरा आया। वो यकीनन जाग चुकी होंगी और मुझे घर में ना पाकर तूफान मचा रही होगी, मगर इन्हें क्या खबर थी कि जिसे वो एक बेबस नौकरानी समझती थी, वो अब अपनी तकदीर बदलने के लिए पहला कदम उठा चुकी है। मैंने डरते हुए पूछा, सर, क्या पुलिस मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगी? वो लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वकील साहब की आंखों में अज़म चमका। अब कोई तुम्हारी तरफ मैली नजर से भी नहीं देख सकता। तुम इस जायदाद की कानूनी मालिक हो। अब वो तुम्हारे घर में रह रहे हैं, तुम इनके नहीं। बाजी पलट चुकी है फजीलत। मैंने अपने आंसू पहुंचे और सीधी खड़ी हो गई। वाकई बाजी पलट चुकी थी। कल तक मैं एक लाचार यतीम थी, आज मैं अपने बाप की वारिस थी। जंग शुरू हो चुकी थी और मैं इसके लिए तैयार थी। जब वकील साहब की गाड़ी हमारे गली में दाखिल हुई तो दोपहर का सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था, मगर मेरे दिल की धड़कनें इससे भी ज्यादा तेज थी। मेरे साथ पिछली निश्त पर एक लेडी कांस्टेबल बैठी थी।
जिसे मेरी हिफाजत के लिए साथ लाया गया था। डरना मत फजीलत। वकील साहब ने मुड़कर मुझे देखा। अब तुम वो बच्ची नहीं हो जो जुल्म सहकर खामोश रहती थी। अब तुम अपने हक के लिए खड़ी हो। मैंने अपने कांपते हाथ मजबूती से भींच लिए। सर, चची बहुत चीखेगी, हंगामा करेंगी। वो हल्का सा मुस्कुराए। चीखने दो, कानून आवाज़ों से नहीं सबूतों से चलता है। गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी, वही घर जहां से मैं रात के अंधेरे में चुपके से निकली थी। मगर आज मेरी वापसी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी भी रुक गई। मोहल्ले वाले तजस्सुस में बाहर निकल आए। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, दरवाज़ा जोर से खुला और चची जान गुस्से से भरपूर बाहर आई। मगर इस बार इनके सामने वो कमज़ोर बच्ची नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खड़ी एक मजबूत लड़की मौजूद थी। कहाँ मर गई थी तू? जैसे ही मैं गेट के करीब पहुंची, चच्ची की तेज चीख ने फिजा को चीर दिया। वो गुस्से से भरपूर मेरी तरफ लपकी, वापस आ गई और ऊपर से पुलिस भी ले आई। हमें डराने आई हो? खबरदार जो इस घर में कदम रखा। इनका अंदाज ऐसा था जैसे वो हस्बे आदत मुझे बालों से पकड़कर अंदर घसीट लेंगी। एक लम्हे को मेरा पुराना खौफ जाग उठा और मैं बेख्तियार पीछे हट गई। मगर इसी लम्हे लेडी कांस्टेबल मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। हाथ मत लगाना, पुलिस मौजूद है, होश में रहकर बात करें। इनके सख्त लहजे ने चच्ची के कदम वही रोक दिए। इनकी आंखों में हैरत और गुस्सा एक साथ उभर आया, जबकि मोहल्ले वाले खामोशी से यह मंजर देखने लगे। इतने में चिच्चा जान भी बाहर आ गए। इनका लहजा भी ज़ाहिर नरम था, मगर अंदर से खोखला। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? और फजीलत, तुम कहाँ चली गई? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वकील हारून साहब आगे बढ़े। उन्होंने परसुकून अंदाज में ब्रीफकेस खोला और एक कागज़ निकालकर चिच्चा के हाथ में थमा दिया। मेरा नाम हारून अहमद है, हाई कोर्ट का वकील, और ये एक कानूनी नोटिस है आप दोनों के लिए। चची ने झटके से वो कागज़ छीन लिया। नोटिस? किस बात का नोटिस? इनकी आवाज़ में गुरूर का साथ हल्का सा खौफ भी शामिल हो चुका था। वकील साहब ने संजीदगी से जवाब दिया, इस जायदाद पर गैर कानूनी कब्जे और असल मालिक को इसके हक से महरूम रखने का नोटिस। यह सुनते ही जैसे वक्त थम गया। चच्ची के चेहरे का रंग उड़ गया और चिच्चा की आंखों में बेयकीनी फैल गई। ये झूठ है, ये घर हमारा है। चच्ची चीखी, मगर इस बार मैंने हिम्मत करके ये कदम आगे बढ़ाया। मेरी आवाज़ में पहली बार एतमाद था। नहीं चची जान, ये घर मेरा है। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे पहचान ही ना पा रही हो। वकील साहब ने कागजात सबके सामने खोलकर रख दिए। ये रजिस्टर्ड वसीयतनामा है जिसके मुताबिक ये सारी जायदाद फजीलत के नाम है और आप लोग सिर्फ वक्ती तौर पर सरपरस्त थे, मालिक नहीं। चची के हाथ कांपने लगे। ये सब झूठ है, उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मगर वकील साहब ने फौरन जवाब दिया, अगर झूठ है तो अदालत में साबित कर दीजिए, लेकिन फ़िलहाल अदालत से आश्रय ऑर्डर लिया जा चुका है। अब ना ये जायदाद बेच सकते हैं और ना ही असल मालिक को यहाँ आने से रोक सकते हैं। ये सुनते ही माहौल बदल गया। कल तक जो दरवाज़ा मेरे लिए बंद था, आज वही मेरे हक की गवाही दे रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए इस घर को देखा जहाँ मैंने बरसों जुल्म सहा था और दिल ही दिल में कहा, मैं वापस आ गई हूँ। मगर अब मैं वो कमज़ोर फजीलत नहीं हूँ, अब मैं अपने हक के लिए खड़ी हूँ। चची ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, ये क्या मजाक है? ये लड़की ज़रूर कोई चाल चलकर आई है। वकील साहब ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, ये मजाक नहीं, बेदखली का नोटिस है और इस जायदाद की असल मलकियत का दावा भी। चची खैखा लगाकर बोली, मलकियत इस यतीम की? आप पागल हो गए हैं, ये घर मेरे शौहर का है। वकील साहब ने फौरन एक और कागज निकाला और कहा, यह घर अहमद साहब का था, यानी फजीलत के वालिद का, और इनकी वालिदा यानी फजीलत की दादी ने अपनी जिंदगी में ही ये सब कुछ कानूनी तौर पर फजीलत के नाम मुंतकिल कर दिया था। ये रही रजिस्ट्री और वसीयतनामा। ये सुनते ही चची के चेहरे का रंग उड़ गया, इनके हाथ कांपने लगे। वो कागजात को घूरती रह गई। ये झूठ है, ये सब जाली है, इस लड़के ने चोरी की है। वो चीखी, मगर इस बार मैंने हिम्मत करके सर उठाया और पहली बार इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया चची जान, ये वही कागजात हैं जो इस पुराने स्वेटर की जेब में थे, जिसे आपने कचरा समझकर कूड़े में फेंक दिया था। आपने सिर्फ स्वेटर नहीं फेंका, अपनी किस्मत भी फेंक दी थी। मेरी बात सुनकर चिच्चा चौंक कर बोले, तुमने वो स्वेटर फेंक दिया था? अम्मी का स्वेटर?
चच्ची एक लम्हे को घबरा गई, मगर फौरन खुद को संभालते हुए बोली, चुप करो, ये सब बकवास है। फिर वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। इसी लम्हे वकील साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा किया। अदालत के हुक्म के मुताबिक जब तक केस का फैसला नहीं होता, इस जायदाद का कब्जा मदियो यानी फजीलत के पास रहेगा। अगर ये लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो इन्हें फजीलत की इजाजत दरकार होगी, वरना इन्हें घर खाली करना होगा। और फिलहाल अदालत ने हुक्म दिया है कि ये जायदाद बेची नहीं जा सकती। ये सुनते ही चच्ची जमीन पर बैठकर रोने लगी। हाय, मैं लुट गई। जिसे मैंने पाला वही आज मुझे ढस रही है, मगर इस बार मुझे इन पर तरस नहीं आया। मुझे वो रातें याद थी जब मैं भूखी सर्दी में कांपती थी और वो वेटर के सामने बैठी हंसती थी। मैंने सुकून से कहा, मैं आपको निकाल नहीं रही, मगर अब इस घर के उसूल में तय करूंगी। अब मैं नौकरानी नहीं रहूंगी। पुलिस ने माहौल को संभाला और हम सब घर के अंदर दाखिल हुए। घर वही था, मगर मैं बदल चुकी थी। जिस कमरे में जाने की कभी हिम्मत नहीं होती थी, आज वो मेरा था। अगले चंद दिन कुशीदगी में गुजरे। चची ने अपने जेवरात बेचकर एक महंगा वकील कर लिया। इन्हें यकीन था कि वो अदालत में वसीयतनामा जाली साबित कर देंगी। अदालत का मंजर मेरे लिए नया और खौफनाक था। कटघरे में खड़े होकर ऐसा लगता था जैसे सबकी नजरें मुझ पर जमी हो। मुखालिफ वकील ने मौका मिलते ही मुझ पर इल्जामात की बौछार कर दी। युवरानत, ये लड़की घर से भाग गई थी। इसका किरदार मशकूक है। इसने दादी की कमजोरी का फायदा उठाकर कागजात बनवाए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर इसी लम्हे वकील हारून साहब एतमाद से खड़े हुए और पुरसुकून अंदाज में एक फाइल जज के सामने रखते हुए बोले, युवरानत, मेरे फाजिल दोस्त के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं और इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं, ये मेरी पूरी जिंदगी की जंग है और मैं अब इसे जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। वकील साहब पूरे एतमाद से दलाइल दे रहे थे कि वसीयतनामा न सिर्फ रजिस्टर है, बल्कि इसकी तैयारी के वक्त मुतबिर गवाह भी मौजूद थे। और फिर उन्होंने अदालत से इजाजत लेकर इन गवाहों को पेश किया। दरवाजा खुला और दो बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। मैंने इन्हें पहचान लिया। ये हमारे मोहल्ले के पुराने दुकानदार थे जो मेरे अब्बू के दोस्त रहे थे। इन्हें देखते ही चची का सर झुक गया, जबकि चिच्चा के चेहरे से रंग उड़ गया। दोनों गवाहों ने कुरान पर हाथ रखकर गवाही दी कि दादी ने मुकम्मल होशो हवास में अपनी मर्जी से ये जायदाद मेरे नाम की थी, क्योंकि इन्हें यकीन था कि इनके बाद मेरे साथ नाइंसाफी होगी। जज साहब ने सख्त लहजे में चच्ची से सवाल किया, क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये वसीयत जाली है? अदालत सिर्फ इल्जामात पर फैसला नहीं करती। चच्ची के लब कांपने लगे। इनके पास कोई जवाब न था। वो बस मुझे नफरत भरी नजरों से घूरती रह गई। अचानक वो अपना हौसला खो बैठी और चीख कर बोली, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। ये जादूगरनी है। इसने मेरे शौहर पर भी जादू कर दिया है। अदालत में शोर मच गया। जज साहब ने फौरन हथौड़ा बजाया। ऑर्डर, अदालत के तखद्दुस का ख्याल रखें, वरना कार्रवाई की जाएगी। समाअत मुलतवी कर दी गई, मगर अब सब पर वाज़ा हो चुका था कि केस किस तरफ जा रहा है। अदालत के बाहर निकलते ही चच्ची ने मेरा रास्ता रोक लिया। इनकी आंखों में शिकस्त और जिद दोनों थी। बहुत खुश हो रही हो? अभी फैसला नहीं हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। तुमसे ये घर छीन कर रहूंगी। मैंने पहली बार सुकून से इनकी आंखों में देखा और धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, आप अब भी नहीं समझ रही चची जान। आपने मेरे बाप की कमाई खाई, मुझे नौकरानी बनाकर रखा। मैंने सब बर्दाश्त किया, मगर जब आपने दादी की आखिरी निशानी को कचरे में फेंका, तब अल्लाह ने मेरा सब्र कबूल कर लिया। अब आप कहीं भी चली जाएं, सच नहीं बदलेगा। चिच्चा ने इन्हें बाजू से पकड़कर खींचना चाहा। चलो बेगम, क्यों तमाशा बना रही हो? हम हार चुके हैं। मगर चच्ची ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। मैं नहीं हारी। मैं इस लड़की से कभी नहीं हारूंगी। अगले पेशों में वकील हारून साहब ने मजीद सबूत पेश किए, जिनसे ये साबित हो गया कि गुज़िश्ता कई सालों से दुकानों का किराया और घर की आमदनी चिच्चा और चच्ची खुद इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि मुझे कफालत के नाम पर 1 रुपया तक नहीं दिया गया, बल्कि मुझे तालीम से भी महरूम करके घर के कामों में लगा दिया गया। अदालत में खामोशी छा गई जब जज साहब ने हतमा रिमार्क्स देना शुरू किए। इस केस में ये बात वाज़ा है कि एक यतीम बच्ची को इसकी बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। और ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये कमजोरी के नहीं
بلکہ انصاف کے قریب ہونے کے تھے۔ جج صاحب کے الفاظ عدالت میں گونجے، فضیلت نہ صرف اس جائیداد کی قانونی وارث ہے بلکہ گزشتہ 8 سال کی آمدنی کا حساب بھی اس کا حق بنتا ہے۔ یہ سنتے ہی چچی کے قدم لڑکھڑا گئے، جیسے زمین ان کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ آمدنی کا حساب؟ یہ تو لاکھوں میں بنتا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ اس لمحے وکیل ہارون صاحب نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں سوال تھا کہ کیا میں واقعی ان سے سب کچھ واپس لینا چاہتی ہوں؟ میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے تھی، مجھے صرف اپنا حق، اپنی عزت اور وہ چھت چاہیے تھی جس کے لیے میں نے اتنی طویل راتیں کاٹی تھی۔ جج صاحب نے قلم اٹھایا اور فیصلہ تحریر کرنے لگے۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف چچی کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ اقتدار جو کل تک ان کے ہاتھ میں تھا آج ان کی انگلیوں سے پھسل چکا تھا۔ کچھ دیر بعد کلکٹر نے اعلان کیا، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کل سنایا جائے گا۔ ہم سب آہستہ آہستہ باہر نکل آئے، مگر چچی وہی بینچ پر بیٹھ گئی جیسے ان کے جسم سے ساری طاقت ختم ہو چکی ہو۔ جب میں ان کے پاس سے گزری تو اچانک انہوں نے میرا دامن پکڑ لیا۔ ان کی آواز میں پہلی بار غرور نہیں، صرف ٹوٹا ہوا پن تھا۔ فضیلت، مجھے معاف کر دو، ہمیں گھر سے مت نکالو، میری بیٹیاں ہیں۔ میں رک گئی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے مجھے سرد راتوں میں باہر سونے پر مجبور کیا، جس نے میرے حصے کی روٹی تک چھین لی تھی، مگر آج وہ میرے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ میں نے کچھ لمحے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے اپنا دامن ان کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں آپ کو گھر سے نہیں نکالوں گی، مگر اب اس گھر میں ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب یہاں وہی رہے گا جو حق اور احترام کے ساتھ جینا جانتا ہو۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گئی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں نے صرف اپنا حق نہیں پایا بلکہ اپنے اندر کی کمزوری کو بھی شکست دے دی ہے۔ میں نے ان کے الفاظ سنے، میں کہاں جاؤں گی؟ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ یہی الفاظ کبھی میں نے بھی کہے تھے، اسی بے بسی کے ساتھ، اسی ڈر کے ساتھ، مگر اس وقت میرے سوال کا جواب بے رحمی تھا اور آج ان کے سوال کا جواب میرے ہاتھ میں تھا۔ دل میں ایک لمحے کو رحم جاگا، لیکن فوراً وہ سرد راتیں، بھوکی صبح اور ان کی سختیاں یاد آ گئی۔ میں نے آہستہ سے اپنا دامن چھڑایا اور پرسکون لہجے میں کہا، فیصلہ میرا نہیں، اللہ اور عدالت کا ہے چچی جان، اور آگے بڑھ گئی۔ اگلی صبح عدالت میں غیر معمولی سنسنی تھی۔ جیسے ہی جج صاحب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، چچی نے اپنا آخری داؤ کھیلنے کی کوشش کی۔ وہ اچانک رونا شروع کر دی اور کٹکھرے کی طرف بڑھ کر چیخنے لگی، جج صاحب مجھ پر رحم کریں، یہ لڑکی جھوٹی ہے، اس نے میرے زیورات چوری کیے ہیں۔ ان کی آواز میں ایسا دکھ تھا کہ کوئی اجنبی انسان سے یقین کر لیتا، مگر اس بار سچ مضبوط تھا۔ وکیل ہارون صاحب فوراً کھڑے ہوئے، یور آنر، یہ صرف جذباتی ڈرامہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 8 سالوں سے دکانوں کا کرایہ یہ خود وصول کر رہے تھے، جبکہ مدعویہ کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ ان کے الفاظ نے سچ کو مزید واضح کر دیا۔ جج صاحب نے سخت نظروں سے چچی کو دیکھا اور کہا، عدالت جذبات پر نہیں، ثبوتوں پر فیصلہ کرتی ہے۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ رکھا تھا جیسے میں اپنی ہمت کو تھامے ہوئے ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری زندگی بدل دینی تھی۔ جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ تمام گواہوں اور دستاویزی ثبوتوں کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ممتازہ جائیداد فضیلت بی بی کی قانونی ملکیت ہے۔ میرے کانوں میں جیسے روشنی بھر گئی، مگر فیصلہ ابھی مکمل نہ تھا۔ مزید برآں مدعا علیان نے ناجائز قبضہ کیا اور مدعیہ کے حقوق ضبط کیے، لہٰذا عدالت حکم دیتی ہے کہ جائیداد فوری طور پر خالی کی جائے اور گزشتہ 8 سالوں کی آمدنی بھی ادا کی جائے۔ ہتھوڑا بجتے ہی ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چچی زمین پر بیٹھ گئی، کٹکھرے کو پکڑے ہوئے۔ ان کی آواز دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ عورت جو کل تک خود کو سب سے طاقتور سمجھتی تھی آج ٹوٹ چکی تھی، اور میں خاموشی کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ انصاف ہو چکا تھا۔ عدالت کے حکم پر پولیس ہمارے ساتھ گھر پہنچی۔ محلے والے دروازے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہی لوگ جو کبھی میری حالت دیکھ کر نظریں چرا لیتے تھے آج حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پولیس نے گھر خالی کروانا شروع کیا۔
मगर चची दरवाजे की चौखट से लिपट गई। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरी लाश ही यहाँ से जाएगी। मैं चंद लम्हे इन्हें देखती रह गई, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ी। मेरी आवाज नरम थी, मगर इसमें एक अजीब सा वखार आ चुका था। आपको जाने की जरूरत नहीं है चची जान। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, यह घर मेरा है, मगर मैं आपको बेघर नहीं करूंगी। आप यहाँ रह सकती हैं, मगर अब रिश्ता बदल जाएगा। अब यहाँ जुल्म नहीं होगा, न तजलील, और ना ही कोई किसी को कमजोर समझेगा। यह सुनकर इनकी आंखों में आंसू भर आए। शायद पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ जायदाद में नहीं बल्कि दिल के ज़रफ में होती है। और मैंने इस दिन सिर्फ अपना हक नहीं जीता था, बल्कि अपने माजी पर भी फतह हासिल कर ली थी। पुलिस ने आखिरकार चची को जबरदस्ती दरवाजे से हटा दिया। इनके आधी चीखें और आधे आंसू फिजा में घुल गए। घर का सामान एक एक करके गली में फेंका जा रहा था। वही फर्नीचर, वही बर्तन, वही चीजें जिन्हें साफ करते करते मेरे हाथ छिल जाया करते थे, आज सब मिट्टी में बिखरा पड़ा था। मैं खामोशी से गेट के पास खड़ी यह मंजर देख रही थी। दिल में अजीब सा सुकून और दर्द एक साथ मौजूद था। चची का गुरूर मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। वो खौफ से कांप रही थी, और इनकी बेटियां जो कभी मुझे हकारत से देखती थी, आज एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी। अचानक चची लड़खड़ाती हुई मेरी तरफ आई और मेरी कदमों में गिर गई। फजीलत, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए हमें सड़क पर ना फेंको। हम कहाँ जाएंगे? इनके अल्फाज सुनकर मेरा दिल भर आया। ये वही औरत थी जिसने मुझे सर्द रातों में कोड़े से स्वेटर उठाने पर मारा था, जिसने मुझे बची हुई सूखी रोटी के टुकड़े दिए थे। मगर आज वो मेरे सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। मैं बदला लेने नहीं आई थी, मैं सिर्फ अपना हक लेने आई थी। मगर मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं इन्हें इसी अजियत में छोड़ दूं जिससे मैं खुद गुजरी थी। मैं आहिस्ता से आगे बढ़ी, इनके कंधे पर हाथ रखा और इन्हें उठाया। उठे चची जान। मेरी आवाज़ नरम थी, मगर इसमें एक वक़ार था जो पहले कभी न था। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। आंखों से बहता काजल इनके टूटे हुए वजूद की गवाही दे रहा था। मैंने सुकून से कहा, मैं आपकी तरह जालिम नहीं बन सकती। आपने मुझे बेघर करने की हर कोशिश की, मगर मैं आपको सड़क पर नहीं छोड़ूंगी। वकील हारून साहब ने फौरन कहा, फजीलत, ये लोग इसके मुस्तहिक नहीं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं जानती हूँ सर, मगर अगर मैं भी वही करूँ जो उन्होंने किया तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मैंने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा, जैसे दादी की बातें फिर से सुन रही हूँ। ज़रफ़ वो होता है जो ताकत होने के बावजूद माफ़ कर दे। और इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैंने सिर्फ एक मुकदमा नहीं जीता, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे को भी रोशनी में बदल दिया है। मैंने गहरा सांस लिया, फिर चची और चिच्चा की तरफ देखकर परसुकून लहजे में कहा, आप लोग इस घर में रह सकते हैं, मैं आपको ये छत दे रही हूँ, लेकिन एक शर्त पर। सबकी नज़रें मेरी तरफ उठ गई। यह घर अब मेरा है और ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको यहाँ रहने की इजाज़त दे रही हूँ, मगर मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। चच्ची को यकीन नहीं आ रहा था। वो दोबारा मेरे कदमों में गिरने लगी, मगर मैं यह कदम पीछे हट गई और नरमी से कहा, शुक्र अदा करना है तो अल्लाह का करें, जिसने मेरे दिल में रहम डाल दिया। मैंने एक नई शुरुआत का फैसला किया। वो घर चिच्चा और चच्ची के हवाले कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहना चाहती थी। इन दीवारों में मेरी सुसुकियाँ और दादी की यादों का दर्द बसा हुआ था। मुझे खुली फिजा चाहिए थी, एक नई जिंदगी। दुकानों की आमदनी से मिलने वाली रकम से मैंने शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। छोटा मगर परसुकून, जहाँ पहली बार मुझे सुकून की सांस नसीब हुई। मैंने अपनी तालीम दोबारा शुरू की और साथ ही कपड़ों का एक छोटा सा कारोबार भी शुरू किया। दादी की पुरानी सिलाई मशीन ने मुझे हुनर सिखाया था और मैंने इसी हुनर को अपनी ताकत बना लिया। दिन रात की मेहनत और अल्लाह के करम से मेरा कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। वक़्त गुजरता गया। वो फजीलत जो कभी 2 वक्त की रोटी को तरसती थी, आज कई लोगों को रोज़गार देने लगी। 5 साल बाद जब मैं अपनी गाड़ी में इसी पुराने मोहल्ले से गुजरी तो दिल अजीब सी कैफियत में डूब गया। वही घर जो अब भी मेरे नाम था, सुनसान सा लग रहा था। मालूम हुआ कि चिच्चा बीमार रहते हैं और चच्ची अब खामोश हो चुकी हैं। इनका गुरूर, इनकी सख्ती सब वक्त के साथ ख़त्म हो चुका था। वो लोगों की आंखों में देखने की हिम्मत भी खो बैठी थी। मैंने गाड़ी रोकी, एक लम्हे को इस घर को देखा।
और दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। मैंने इन्हें बेघर नहीं किया था, मगर कुदरत ने इन्हें इनके अपने ज़मीर के कैद खाने में कैद कर दिया था। वो इस घर में रहते हुए भी सुकून से महरूम थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक यतीम के एहसान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरा सफर अब भी जारी था। आज मैं ये कामयाब कारोबारी औरत हूँ। मेरे पास दौलत भी है, इज्जत भी, और सबसे बढ़कर सुकून भी। मगर मैं अपनी जिंदगी की वो काली रात और कोड़े का वो ढेर कभी नहीं भूली। वही मेरी असल पहचान है, वही मेरी ताकत है। मेरी जिंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है। कभी भी किसी जालिम के सामने खुद को कमजोर ना समझो। जब आप जुल्म सहते रहे तो जालिम को लगता है कि आप बेबस हैं और वो मजीद हदें पार करता जाता है। मगर जिस दिन आप हिम्मत करके इसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं, इसी दिन इसका गुरूर टूटना शुरू हो जाता है। अपने हक के लिए खड़ा होना बगावत नहीं, इबादत है। और याद रखो, अल्लाह हमेशा हक वालों का साथ देता है, चाहे वो कोड़े के ढेर पर बैठे हो या मोहल्ले में। असल ताकत छीनने में नहीं, देने में है। और असल जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेने में है कि बदला लेने की जरूरत ही महसूस ना हो। यही मेरी कहानी का हासिल है और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।